तो हेलो प्रिय छात्रों, आप सब कैसे हैं? आप लोगों की स्टडी कैसे से चल रही है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो पहला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लास 12 के लिए है ये। ठीक है, बायोलॉजी आज पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, बाकी पार्ट 1 आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम आज पढ़ते हैं कि जो है जनन की कितने विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जनन की 2 विधियाँ होती हैं। जनन की कितनी विधियाँ? 2 विधियाँ। पहला अलैंगिक जनन होता है, दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल होता है। अब है बात यहाँ ये आती है कि जो है सेक्सुअल किसे कहते हैं और असेक्सुअल किसे कहते हैं, यानी कि अलैंगिक किसे कहते हैं और लैंगिक किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होता है इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है और जो है इसके जो उत्पन्न संतान होते हैं वो एकदम टू कॉपी होते हैं, यानी कि हूबहू होते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि हूबहू का मतलब ये है कि एकदम अपने पिता माता के एकदम समान होते हैं, एकदम हूबहू होते हैं उसमें। ठीक है, एकदम टू कॉपी। ठीक, उसके बाद है कि इनके जो उत्पन्न संतान होते हैं उनको क्लोन कहा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुंजक। ठीक है, और इसके बारे में हम जानते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, कुछ चीज़ें, ताकि मैं आपको जो है छोटे से वीडियो में समझा भी सकूं। ठीक है, तो जनन की विधियाँ क्या है? मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन की विधियाँ 2 हैं। कितनी हैं? 2। पहला तो आपका अलैंगिक जनन, दूसरा आपका लैंगिक जनन। ठीक है, पहला है आपका अलैंगिक, दूसरा है आपका लैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमको पढ़ना है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन जो होता है ये बहुत सरल होता है, जटिल नहीं होता। अलैंगिक जनन ये भैया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विधियों में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतर जरूर देगा। ठीक है, अंतर देगा, चाहे इसके जो अभी 6 विधियाँ पढ़ाएंगे उसमें से कुछ ना कुछ देगा। अभी बता रहे हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। तो यानी कि ये YMIMP, यानी कि मैया मोरे पे परवा में आई। ठीक है, तो ये आएगा, इतना क्लियर है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अलैंगिक जनन के उत्पन्न संतानें जो होती हैं ये एकदम सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा जो संतान होगा, ठीक है, वो तो हूबहू नहीं होगा, लेकिन अगर एक कोष की होगा और उसमें अलैंगिक जनन होगा तो क्या होगा? एकदम टू कॉपी होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, अमीबा का जो लड़का होगा अमीबा ही पैदा होगा, पैरामीशियम का पैरामीशियम ही होगा, एकदम सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे आप कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है? आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद है इसके जो उत्पन्न संतान हैं अलैंगिक जनन के, वो एकदम क्या होते हैं? टू कॉपी होते हैं, यानी कि हूबहू होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा, अपने जनक के समान होते हैं। अपने जनक के क्या होते हैं? ये समान होते हैं। ठीक है, कौन? अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें। कितना क्लियर होगा? ये सरल जो है जनन होता है। ये क्या होता है, इसका जो और कई नाम है जिसको बोलते हैं आलिंगी और एक लिंगी जनन, एक जीव जनन भी बोलते हैं, एक लिंगी और एक जीव जनन भी बोलते हैं। मतलब 3 नाम हो गया, अलैंगिक, आलिंगी, एक जीव जनन। अब यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि इसके उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है। हमको ये समझना कि यहाँ पे लिखा हमने पुंजक, क्या लिखा है? पुंजक, यानी कि क्लोन। क्लोन जो है इनके उत्पन्न संतानों को क्यों कहा जाता है, उसका रीजन है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है अनुवांशिक पदार्थ एवं अनुवांशिक लक्षण, जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं और अनुवांशिक लक्षण होते हैं, ठीक है, सम्मिलित रूप से
हाँ ठीक। आनुवांशिक पदार्थ एवं आनुवांशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। कहने का मतलब मेरा ये है कि इनके जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, इनके जनक के यानी कि माता पिता के, और इनके आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं और आनुवांशिक पदार्थ, वो एकदम जो है बच्चों के समान होते हैं। इनसे जो उत्पन्न संतान होती है, बच्चों के संतान जो होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एकदम हूबहू होते हैं, यानी कि उनमें पदार्थ और लक्षण दोनों सेम ही ट्रांसफर होते हैं उनके संतानों में। ठीक है, इसलिए उनके संतानों को पुंजक कहा जाता है। जो उत्पन्न मतलब क्लोन होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। बच्चों के क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ठीक है, यानी अनुवांशिक पदार्थ एवं अनुवांशिक लक्षण के कारण, ठीक है, इन्हें पुंजक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद है, यहां पे हमने कहा है जनक, समझिएगा बात को, जनक कहा है। जनक का मतलब यह है कि एक ही जनक की आवश्यकता होती, मतलब इसमें अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु, यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि इसमें अंडाशय, ठीक है, और इसमें विरसण, ठीक है, अंडाशय और विरसण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, ये मेरा कहने का मतलब है। उसके बाद जो है अलैंगिक जनन जो होता है, ठीक है, ये बहुत तीव्र गति से होता है। कितने होता है, बहुत ही तीव्र गति से अलैंगिक जनन होता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8, 8 ऐसे करके बने जाते हैं। ठीक है, बहुत स्पीड होता है इसमें। ठीक है, इसमें कहने का मतलब अलैंगिक जनन इतनी तेजी से होता है कि उसको कहा नहीं जा सकता, बहुत ही तीव्र गति से होता है लैंगिक जनन की अपेक्षा। ठीक है, अब उसके बाद है कि विशिष्ट ऊतक एवं अंग नहीं होते। मतलब ये कि अलैंगिक जनन के लिए इसमें कोई ऊतक और कोई अंग नहीं होता, इनके शरीर में कोई ऊतक कोई अंग नहीं होता अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करने के लिए। ठीक है, जनन की प्रक्रिया करने, बाकी होता तो होगा, नहीं तो वो जीवित कैसे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे कि अलैंगिक जनन किसे, मतलब जो है कोई एग्जाम्पल होगा, तो अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल इसलिए इसमें अभी नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आपको अलैंगिक जनन के पार्ट भी पढ़ने हैं। ठीक है, इसलिए अभी जो पार्ट मिलते जाएंगे उसके भी एग्जाम्पल हम बताते चलेंगे। तो चलिए, अब उसके बाद है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल। अब हम सेक्सुअल को छोड़ देते हैं, केवल इसमें बस इतना समझ लीजिए कि लैंगिक जनन में नर और मादा की दो विपरीत जो है, नर और मादा की आवश्यकता होती है, यानी कि दो विपरीत युग्मों की आवश्यकता होती है। ठीक है, या फिर दंपति की आवश्यकता होती है, मतलब नर और मादा की, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद है, अब हम उसको छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अलैंगिक पे आ जाते हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियां देख लेते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां, यानी कि मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये देखते हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियां जो है, अगर हम बात करें, ये 6 हैं। कितनी हैं, 6 विधियां हैं अलैंगिक जनन के। अब 6 में इसमें कौन इंपॉर्टेंट है उसको भी हम बता देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि अलैंगिक जनन किन में होता है। तो अलैंगिक जनन जो निम्न श्रेणी के जीव हैं, जो निम्न श्रेणी के कौन है, जीव हैं, और एक कोशिकीय हो तथा बहुकोशिकीय हो, यानी कि अनसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनमें अलैंगिक जनन होता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये निम्न श्रेणी के हों और बहुकोशिकीय जीव सरल श्रेणी के हों। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, मतलब इनमें जो है अलैंगिक जनन होगा। उसके बाद है इनकी विधियों में कितने हैं। तो पहला आपका है द्विविभाजन। पहला आपका क्या है, द्विविभाजन, यानी पहले आप विधियों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है फिर देखते हैं कौन कौन विधियां। पहला है आपका द्विविभाजन, दूसरा आपका बीजाणु जनन, अब तीसरा है मुकुलन, और चौथा है आपका कलिका निर्माण, और पांचवा है आपका खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन, और छठवां है आपका है पुटी भवन। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब बाइनरी फिजन्स, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद बर्डिंग, बर्ड, ठीक है, फॉर्मेशन, उसके बाद है फ्रागमेशन, ठीक है, उसके बाद है इंसेस्टेशन। ठीक है, ये हो गया।
यानी कि पुटिभवन। अब हम चलते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो हमें छो है, ठीक है, अच्छे से एकदम पढ़ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन है ये हम बता दे रहे हैं। जैसे आपका हो गया द्विविभाजन, ये पूछता है, तो ये IMP लगा लीजिएगा, द्विविभाजन हो गया। उसके बाद है बीजाणु जनन, ये भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद मुकुलन है, ये भी पूछता है, ठीक। बाकी लगभग इसमें से हाँ ये भी पूछ लेता है खंडीभवन IMP, क्योंकि आप 10 में भी पढ़े हैं तो ये भी पूछ लेता है, बाकी वैसे कुछ नहीं पूछता, ठीक है। इसमें से बस इतने क्वेश्चन जो है पूछते हैं। तो आइए हम जो चलते हैं एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए ठीक है, फिर अगर देखते हैं। अब अगला क्या है, उसका विभाजन है, ठीक है। मतलब उसको जो है क्या है, दो जितने भागों में बांटा गया था, यानी कि विधियां जो थी आलैंगिक जनन की, तो उसमें पहला हमने लिखा और दूसरा भी लिखा, ठीक है। तो पहला आपका है द्विविभाजन, ठीक है, बाइनरी फिजन्स है, इसको हम देख लेते हैं। तो ये द्विविभाजन किस में होता है, एक कोशिकीय जीवों में द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है। किस में होता है, एक कोशिकीय जीवों में द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद इनके जो जनक होते हैं, क्या होते हैं, इनके जो जनक होते हैं द्विविभाजन के, इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है। क्या होता है, समसूत्री, यानी कि माइटोटिक होता है, ठीक है। माइटोटिक विभाजन जब हो जाता है, कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लीजिए उनका एक शरीर है, मैं अमीबा समझाऊँ, ये उनका एक शरीर है, उसके बाद उनमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन हो करके उनकी जो जब समसूत्री विभाजन होगा तो वे क्या होंगे, दो संतानों में बट जाते हैं। उनका शरीर क्या होता है, जब उनके शरीर में समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, जब समसूत्री विभाजन होता है तो उनका शरीर क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। और इसमें जो है उनके संतान, मतलब उनके जो जनक होते हैं वो मरते नहीं हैं, ठीक है। द्विविभाजन में जो जनक होते हैं वो मरते नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि अमीबा जो है यहाँ पे मरा नहीं है, लेकिन वे दो भागों में बट करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो फिर इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है जनक की मृत्यु नहीं होती। हमने पहले बताया कि इसमें जनक की मृत्यु नहीं होती, उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बट जाते हैं, यानी कि दो डॉटर सेल बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने बताया। उसके बाद क्या होता है, हाँ एक चीज और, इनके केंद्रक में क्या होते हैं, DNA होते हैं। इनके केंद्रक में क्या होता है, DNA होता है। क्या होता है भैया, DNA होता है। ये DNA भी एक दूसरे से बढ़ जाते हैं, ठीक है। DNA क्या होता है, एक दूसरे से बढ़ जाते हैं, मतलब ये इधर चला जाता है, एक इधर चला, जब केंद्रक इधर जाएगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, DNA भी उसके साथ साथ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अमीबा, युगलीना और ईस्ट। हमने अमीबा का यहाँ पे फिगर बनाया है, ठीक है, ये अमीबा हो गया। अमीबा को जब देखा गया, ठीक है, जब ये मतलब विभाजन की प्रक्रिया जब इसमें होती है तो इस तरह से हो जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो इनके केंद्रक होते हैं, इनके केंद्रक वो क्या होते हैं, ये भी टूटने के कगार पे हो जाता है। तो देख रहे हैं कि केंद्रक एक इधर बनाया गया। उसके बाद फिर अगले वाले स्टेप में क्या होता है कि केंद्रक जो है क्या होते हैं, एकदम अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब इसमें समसूत्री विभाजन हो जाता है पूर्ण रूप से, तो ये क्या होते हैं, ये केंद्रक के साथ साथ ये शरीर भी अपना अलग कर लेते हैं, यानी कि बनाते क्या है, डॉटर सेल बना लेते हैं, एक नया अमीबा बना लेते हैं, ठीक है। जब ये आएगा, ये पूछा जाता है भैया, और अमीबा का फिगर भी पूछा जाता है, इसमें कितना कौन सा विभाजन होता है ये भी पूछा जाता है, कि इसमें कौन सा जनन होता है, ठीक है, उस जनन में से कौन सा जनन होता है। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिगर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में, ठीक। और ये पूछा जाता है, हमने पहले ही बताया क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, IMP है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मैयम मोरे पेपरवा में ही आई। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला, बीजाणु जनन, ठीक है, स्पोरोफेजन्स फॉर्मेशन। अब इसको हम देख लेते हैं कि बीजाणु जनन क्या होता है। बीजाणु जनन जो होता है, ये बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति, ठीक है, मतलब ये कैसे होते हैं कि इनमें बीजाणु जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, और उनके ऊपर की जो कवर होती है, यानी कि जो खोल होता है वो पतली भित्ति एकदम मतलब पतली होती है, ठीक है। उसके बाद है स्पोर मतलब लिखा क्या है, स्पोर मतलब होता है बीजाणु। बीजाणु जो होता है, यहाँ पे लिखा ना बीजाणु, बीजाणु बनने के बाद, जब बीजाणु बन जाते हैं उसके बाद उनका परिकीर्णन होता है। क्या होता है, परिकीर्णन होता है। परिकीर्णन मतलब क्या होता है कि वे जो है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कोई भी मतलब आप जो है
हाँ, हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण, वही रीजन है। जैसे मान लीजिए क्या नाम है, जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें जब आई हमारी आंखों पर पड़ी तो क्या हुई, प्रकीर्णित होकर के कहाँ पे जाती हैं, वो सीधा आप आकाश पे आती है। मतलब सूर्य की किरणें आई नीला वाली, उसके बाद सीधा वो क्या करती हैं, आपको मतलब फोकस करती हैं किस पे, जो है आकाश पर। तो आकाश आपको कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकीर्णन के कारण होता है। अब उसके बाद जब प्रकीर्णित हो जाते हैं तो प्रकीर्णन के कारण क्या, प्रकीर्णन के बाद क्या होता है, इनमें जो है नए जीव क्या होते हैं, प्रकीर्णन के बाद नए जीव या पौधे का निर्माण होता है। किसमें? अंकुरण के समय। ठीक है, जब उनका प्रकीर्णन हो जाता है तो उनमें अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद क्या होता है, नए जीव और पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है यह क्रिया जो है, यानी कि बीजाणु जनन जो होता है, वो कवक एवं शैवाल में अधिकतर होता है। कवक एवं शैवाल में बीजाणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद है फिर एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे देखा यूलोथ्रिक्स। क्या? यूलोथ्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा है, यूलोथ्रिक्स। अब यूलोथ्रिक्स में क्या होता है, चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु, ठीक है, और निश्चेष्ट बीजाणु, और क्या होता है, सप्त बीजाणु। ठीक है, ये पूरे बीजाणु होते हैं। यूलोथ्रिक्स क्या होता है आपका, यूलोथ्रिक्स जो होता है, इसकी अगर हम बात कर लें यूलोथ्रिक्स की, तो ये आपका हो जाता है शैवाल। क्या होता है यूलोथ्रिक्स? शैवाल होता है। शैवाल होता है। यूलोथ्रिक्स क्या होता है? शैवाल होता है। तो इसमें क्या होता है, चल बीजाणु होता है और अचल बीजाणु होता है, निश्चेष्ट बीजाणु होता है और सप्त बीजाणु होता है। अब ये चल बीजाणु, अचल बीजाणु और सप्त बीजाणु ये क्या होते हैं, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमने यहाँ पे यूलोथ्रिक्स का एक इसका एग्जाम्पल लिया है बीजाणु जनन का। ये नाम क्या है, क्लैमिडोमोनास। ठीक है, क्लैमिडोमोनास नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद है ये क्या है, देख रहे हैं आप कि इसमें जो है ये जो बीजाणु है, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ये बीज जो है, ठीक है, इसके बीज से क्या हो रहा है, दो ऐसे करके आंखें टाइप निकल रहे हैं। ठीक है, रेसे टाइप। तो क्या हो रहा है, ये निकल करके, ठीक है, एक दूसरा बना रहे हैं। देख रहे हैं ना आप कि निकल करके एक और बना रहा है, एक और बना रहा है, एक इधर और बना रहा है। ठीक है, एक और क्या बना रहा है, मोनास बना रहा है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास बना रहा है। मतलब क्लेमाइडोमोनास बना करके ऐसे, तो एक बहुत तेजी से, तीव्र गति से जो है ये विकसित होते हैं। इनमें विभाजन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, फिर जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।